नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों को किन चीजों के बारे में देखना है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है। किसका? तो ट्रांजिशन मेटल्स का, जो कि यहां पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे कैसे होता है और इस वेरिएशन का वजह क्या होता है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इस बात को भी जानेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो किस तरह से कोरिलेट करता है ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी मेटल, कि किसी मेटल का कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो दरअसल आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावे इस आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू से कैसे कोरिलेट करता है, इन चीजों के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि क्यों कोई पर्टिकुलर मेटल एक डिफिनिट ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है और किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल है। ठीक है ना बच्चों, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल का दूसरा हिस्सा, डीएनए ब्लॉक में दूसरा हिस्सा, जहां पर कि हम लोग कई तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक किन किन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रखा है बच्चों? अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और तीसरा हम लोगों ने एटॉमिक एंड आयनिक साइज के बारे में पढ़ रखा है। तो जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि लगभग 10-12 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो उसी सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल का, और सबसे बड़ा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी ये वाला प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से इस वाले लेक्चर से देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो होता क्या है कि किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी लगेगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मींस व्हाट? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल of 1 mole of gaseous isolated atom is called ionization energy, is called what? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना बच्चों, कि 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने में कम से कम जितना एनर्जी लगेगा, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, यानी कि एटम के आउटर मोस्ट सेल से निकालने में ज्यादा ताकत लगेगा, और अगर न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। यानी कि हम लोग रफ मैनर में अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, न्यूक्लियर चार्ज। और यहां पर हम लोग इफेक्टिव लगा देते हैं, क्यों? कि शिल्डिंग और स्क्रीनिंग के बाद जो नेट रेसिडुअल न्यूक्लियर चार्ज बचता है उसकी बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और साथ ही साथ आयनाइजेशन एनर्जी साइज पर भी निर्भर करता है। और वो कैसे? कि साइज जितना छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा या कम एनर्जी लगेगा? ज्यादा एनर्जी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग आते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली लार्ज होगा या फिर स्मॉल होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का एक रफ स्केच बनाना पड़ता है, जो कि कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग अलग अलग जगह पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है ना, यहां ध्यान से देखना, ये रफ मैनर में पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, समझने की कोशिश करना, बस समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस स्केच को देख रहे हैं। इस साइड जो बच्चों इतना सा एरिया है, ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, आप लोग जान भी रहे होंगे, ये है एस ब्लॉक। यहां से यहां तक जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये रीजन है किस एलिमेंट का?
तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट का, और ये बीच का जो रीजन है यही है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं क्या? नहीं, ये ग्रुप 1 है, 2 है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 जो है ये कौन सा एलिमेंट है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो डी ब्लॉक एलिमेंट 3 से लेकर 12 वाले ग्रुप तक का मेंबर होता है, लेकिन ग्रुप 12 वाले को छोड़ दो तो यहां से यहां तक 3 से लेकर 11 वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि आप लोग यहां पर देख भी रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं कि यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन मेटल का एस ब्लॉक एलिमेंट से कम या ज्यादा, इन चीजों को देखते हैं। तो आप लोग जैसे किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो क्योंकि साइज जो होता है वो घटते जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ते जाता है या घटते जाता है, तो वो बढ़ते चले जाता है। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना, कि यहां पर क्या बता रहे हैं कि साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर किधर बढ़ता है? तो साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर घटते जा रहा है, जो कि फिगर में दिख भी रहा होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाता है। और चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो निर्भर करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज पर। किस तरह से? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर लिख भी देते हैं शॉर्टकट में, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि साइज का जो वेरिएशन है जस्ट उसका उल्टा होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार बढ़ते चले जाता है ना बच्चों। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते जाता है। तो बताओ, तो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का, और डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा किसका? तो पी ब्लॉक एलिमेंट का, जो कि नीचे हमने लिख रखा है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग इसी को अगर रिप्रेजेंट करें यहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ऊपर दिख भी रहा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के बीच में सैंडविच की तरह मौजूद होता है, इसी वजह से उसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो बताओ, तो एस ब्लॉक एलिमेंट से कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का। ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी और पी ब्लॉक से कम आयनाइजेशन एनर्जी। और यही वजह होता है आयनाइजेशन एनर्जी के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर, इस बात को भी याद रखना। इसी वजह से अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कि मेटालिक कैरेक्टर जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा या कम, तो एस ब्लॉक एलिमेंट भी सारे के सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है एस ब्लॉक का ज्यादा होता है और डी ब्लॉक का कम होता है। व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? तो मेटालिक कैरेक्टर का डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग सीधे भाषा में जवाब दे दोगे कि टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट कितना आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसे ही हम लोग मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम है किससे? डी ब्लॉक से। इसी वजह से एस ब्लॉक जो होता है डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ज्यादा मेटालिक होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम तो एस ब्लॉक एलिमेंट आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसीलिए गौर भी करते होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह कौन ज्यादा देता है? एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें भी नीचे वाला, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तो कंपैरिजन था डी ब्लॉक एलिमेंट का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है या फिर कम आयनाइजेशन एनर्जी है। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज का? अब हम बात करते हैं कि आपस में अपने में डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम है या फिर ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरह से बढ़ता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में एकदम क्लियर दिखता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। पी ब्लॉक में भी क्लियर दिखता है, एस ब्लॉक लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ अलग कहानी होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट एक स्टेप पीरियड में, सॉरी ये जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में जैसे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप आगे बढ़ोगे किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 111 बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर 111 बढ़ने का क्या मतलब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन तो बढ़ जाएगा कहां पर? न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बढ़ता है एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में वो वैलेंस शेल में जाकर ऐड होता है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, तो वहां वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंस शेल में जाता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट की कहानी अलग होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो जाता है पेनल्टीमेट सेल में।
एंटी पेनल्टीमेट की पेनल्टीमेट वैलेंस में नहीं जाता है, पेनल्टीमेट सेल मतलब आउटर मोस्ट के जस्ट पहले वाले सेल में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो जिस वजह से क्या होता है कि वहां पर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग जो होगा कुछ अलग तरह का होगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से, जिस वजह से वेरिएशन भी, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन होता है ग्रुप में, वो भी कुछ अलग सा देखने को मिलता है। इन चीजों को ज्यादा बेहतर आगे तो बताएंगे ही, लेकिन इस ग्राफ को देखो आप लोग ध्यान से, और इस ग्राफ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। इस ग्राफ से बच्चों बहुत ही क्लियर होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कैसे कैसे होता है। यहाँ पर 3 सीरीज का ग्राफ लिखा हुआ है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज को ही फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, 4D सीरीज को हम लोग सेकेंड सीरीज ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं, और 5D सीरीज को हम लोग थर्ड सीरीज ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ और होता तो 4D सीरीज, सॉरी 6D सीरीज भी है, लेकिन 6D सीरीज में सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए वहां पर हम लोग ज्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी गौर करोगे ना कि जो ग्राफ है, सबसे पहले तो देख लो, ये है आपका कौन सा 5D सीरीज, ठीक है, यानी कि 5D सीरीज का ग्राफ ऐसे दिख रहा होगा। ये जो जिरकोनियम वाला लाइन है, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, सॉरी टेक्नीशियम, रोडियम, प्लैटियम, सिल्वर, ये वाला जो लाइन है, ये ध्यान से देखो, ये 4D सीरीज का है ना। और ये वाला जो जिंक वाला लाइन दिख रहा है, ये आपका 3D सीरीज का है। तो सिर्फ 3D सीरीज को देखो ध्यान से, सिर्फ 3D सीरीज को देखना। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 3D सीरीज को देखोगे तो स्कैंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, ठीक है ना। इवन 3D सीरीज में पूछा जाएगा कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, तो स्कैंडियम का। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये है स्कैंडियम, और फिर टाइटेनियम का थोड़ा बढ़ा, नीचे का देख के ही मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। टाइटेनियम का, वेनेडियम का फिर थोड़ा घट गया, वेनेडियम के बाद क्रोमियम का फिर थोड़ा घट जाता है, फिर आयरन का बहुत तेजी से बढ़ जाता है, दिखा, आयरन का बहुत तेजी से बढ़ गया। और उसके बाद जो है कोबाल्ट का, बस नीचे देख कर ही मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कोबाल्ट का बढ़ा, कोबाल्ट के बाद फिर निकेल का थोड़ा सा घट जाता है, घट गया, सॉरी, कोबाल्ट का भी घटा, निकेल का भी घटा, और निकेल के बाद फिर कॉपर का बढ़ जाता है, और फिर जिंक का भी बढ़ जाता है। तो गौर करोगे एज एन एवरेज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आयनाइजेशन एनर्जी लगातार, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, एज एन एवरेज बढ़ रहा है स्कैंडियम से जिंक तक। जिस वजह से 3D सीरीज में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो स्कैंडियम का, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो वो आप लोग जवाब दोगे जिंक का। और इसके एक्चुअल फिगर को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट, कि इन 3D सीरीज में जितना भी एलिमेंट है उन सबों का आयनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल फिगर जो है वो क्या है। इस फिगर को देखना और समझना जरूरी होता है। 3D सीरीज का ग्राफ तो यहाँ पर लिखा मैंने, ये 3D सीरीज का ग्राफ है। अब उसी वैल्यूज को, उस ग्राफ को कंपेयर करो, ये 3D सीरीज है, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये 3D सीरीज का वैल्यू है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, उसी में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले देखो स्कैंडियम के आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आपको नजर आ रहा होगा, 631 किलो जूल पर मोल है ना, स्कैंडियम का काफी कम है। उसके बाद आप लोग देखो टाइटेनियम का थोड़ा बढ़ गया, 656 किलो जूल, और 656 से फिर 650 हो गया वेनेडियम का, मतलब थोड़ा कम। इस वैल्यू को याद नहीं रखा जा सकता है। फिर है थोड़ा सा 653 बढ़ गया, फिर 717 बढ़ गया, मैग्नीज का बहुत ज्यादा, यहाँ पर मान लो मैग्नीज है तो मैग्नीज का बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आयरन का उससे भी ज्यादा हो गया 762। यानी कि बीच में, इन बिटवीन, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, तो जिंक के बाद जवाब दोगे आयरन का। फिर हो जाता है 758, मतलब कोबाल्ट का थोड़ा सा कम हो जाता है आयरन से, फिर 736, फिर 745, और फिर 906, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी दरअसल बहुत ज्यादा होता है इन चीजों से। तो आप लोग इन सबों को देखकर, ये जितना भी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, इन वैल्यूज को देखकर आप लोग एक ऑर्डर भी लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, इस वैल्यू को देखकर देखो तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, जिंक का। फिर यहीं पर ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा कौन है, फिर आयरन का हो जाता है, फिर कोबाल्ट का हो जाता है। तो इस तरह से करते जाओगे तो सबसे कम जो आएगा वो किसका आएगा, स्कैंडियम का। तो इस ऑर्डर को याद रखना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय कि ये सारे वैल्यूज को एक एक करके याद रखना, ठीक है
है ना। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात थी। अब जो है यहां पर एक सवाल और आता है कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का गैप है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में या सेकेंड में थर्ड में, ये जो सक्सेसिव एलिमेंट के बीच जो आयनाइजेशन एनर्जी का अंतर है ये बहुत छोटा छोटा होता है। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट के आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देखोगे ना, कि आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ अगर देखोगे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इस तरह से बढ़ता है, एक एलिमेंट का इतना, नेक्स्ट एलिमेंट का ऐसे, नेक्स्ट एलिमेंट का ऐसे ऐसे, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी का गैप बड़ा होता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी का गैप जो देख रहे होगे लगभग ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन जैसा है, मतलब बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक, और इसका जवाब दोगे आप लोग कि क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में जो एडिशनल जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी कि एक एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन जो बढ़ता है ना वो तो न्यूक्लियस में चला जाता है, चाहे वो एस ब्लॉक हो कि पी ब्लॉक हो कि डी ब्लॉक हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो एक बढ़ता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कहां पर जाता है? वो जाता है वैलेंस शेल में। लेकिन डी ब्लॉक में कहां जाता है? पेनल्टीमेट शेल में। पेनल्टीमेट सेल जो होता है ये वैलेंस सेल मान लो आउटर मोस्ट सेल हुआ, पेनल्टीमेट सेल जो हुआ वो क्या हुआ? इसके अंदर वाला सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है न्यूक्लियस के ज्यादा करीब ऐड हुआ। पेनल्टीमेट सेल में ऐड होना मतलब क्या? न्यूक्लियस के ज्यादा करीब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो शिल्डिंग जो होता है न्यूक्लियस का ज्यादा कर देता है, तो शिल्डिंग न्यूक्लियस का ज्यादा होगा वैलेंस सेल के रिस्पेक्ट में। तो जिस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बढ़ा और उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ना चाहिए था 1 यूनिट, लेकिन ये जो शिल्डिंग जो होता है पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ऐसा होता है कि न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीमेंट लगभग कैंसिल कर देता है। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर 111 बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज भी 111 बढ़ना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि पेनल्टीमेट सेल में ऐड होता है तो वो इंक्रीमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर देता है लगभग, जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस, मतलब अंतर जो होता है सक्सेडिंग एलिमेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बहुत कम। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो रोल रहता ही है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, D4, D5, D6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था तो वहां पर मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी कुल मिलाकर 5 बातों पर निर्भर करता है: साइज पर, न्यूक्लियर चार्ज पर, शिल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, पेनिट्रेशन इफेक्ट और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही सबसे ज्यादा रोल होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी पर, ठीक है ना। तो इन चीजों को बच्चों आप लोग ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट बात होता है, ये जो अभी तक मैंने बताया वो किस सवाल का जवाब था? इस सवाल का जवाब था कि व्हाई द डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी इन सक्सीडिंग एलिमेंट ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, उसका क्या वजह होता है? अब आप लोग देखो, ये 3D सीरीज का ग्राफ तो आप लोगों ने देखा, अब 4D सीरीज के ग्राफ को कंसंट्रेट करो, ठीक है ना। पहले इन चीजों को मिटा लेता हूं, चलो पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4D सीरीज को। ये था हमारा, ये वाला जो है ना, यही तो था 4D सीरीज का, ठीक है। 4D सीरीज का भी ग्राफ देखोगे तो जिरकोनियम जो है थोड़ा सा 3D से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हर जगह ज्यादा नहीं है। तुम गौर करोगे यहां पर जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम फिर कम हो जाता है। टेक्नीशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, देखो ये लाइन जो है ये 3D सीरीज है ना, उसके नीचे आ जाता है। रोडियम का कम हो गया, फिर प्लैटिनम का ज्यादा हो जाता है, फिर सिल्वर का घट जाता है। इन चीजों को हम लोग वैल्यूज के आधार पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का जो आयनाइजेशन एनर्जी आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, ये वाला सबसे पहला वाला, ये वाला क्वेश्चन आता है, स्कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम के आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन आप लोगों से पूछेगा, जो सबसे पहला मेंबर है। और ये लास्ट वाला मेंबर का भी कंपैरिजन पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है। और बीच वाला जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन के भी आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि 3D 4D सीरीज, यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग देखो स्कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम में क्या हो जाता है, लैंथेनम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद याट्रियम का, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो स्कैंडियम का होता है। ये होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल वेरिएशन जो होता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है।
ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो चूंकि स्कैंडियम के नीचे है याट्रियम तो कम होना चाहिए, और याट्रियम के नीचे है लैंथेनम तो कम होना चाहिए, वो है भी। लेकिन ये जो सबसे लास्ट एलिमेंट की बात करो तो जिंक है। इस तरह से जिंक के बाद कौन सा होता है, कैडमियम होता है, और कैडमियम के बाद जो होता है वो कौन होता है, मरकरी होता है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, मरकरी की, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, जिंक की। लेकिन यहां पर इस वैल्यू को देखो तो दिखेगा आप लोगों को कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो किसकी है, मरकरी की। इसको इधर लिख देते हैं हम, मरकरी की आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर लिखते हैं नीचे इसी के सामने तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। मरकरी की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और मरकरी के बाद स्थान आ जाता है जिंक का, और जिंक के बाद कैडमियम का, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि डी ब्लॉक में क्या है ना कि मैंने पहले ही बोला था कि डी ब्लॉक में क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी से ही पूछा जाता है, और प्रॉपर्टी इतना कॉम्प्लेक्स होता है, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेना समझ लेना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि इसको याद रख पाना इतना आसान काम नहीं है। तो यही जो छोटा छोटा चीज है ना, यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। मरकरी का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एक्सेप्शनली, फिर जिंक और फिर कैडमियम। अब बीच के एलिमेंट की बात करें अगर हम लोग तो मैग्नीज है 717, फिर टेक्नीशियम है और फिर रेनियम है। तो मैग्नीज सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है टेक्नीशियम और जस्ट उसके नीचे होता है रेनियम। टेक्नीशियम मींस फर्स्ट मैन-मेड एलिमेंट, याद हो गया होगा, 4-5 बार तो हम ही बोल दिए हैं। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए मैग्नीज का, सबसे कम होना चाहिए रेनियम का। लेकिन यहां पर वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो रेनियम का सबसे ज्यादा है, दिखा, और उससे कम हो जाता है किसका, मैग्नीज का, और सबसे कम हो जाता है किसका, टेक्नीशियम का। तो ये वाला वैल्यू मिडिल मेंबर का भी कम से कम याद रखना, और बाकी सबका याद रख लेते हो तब तो सोने पर सुहागा, ठीक है। अब हम लोग फोकस करते हैं सेकेंड सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि 4D सीरीज पर। तो सबसे पहले देखो, ये तो याद हो गया होगा, स्कैंडियम से ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी याट्रियम का कि कम, कम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो ग्राफ है यहाँ पर जिरकोनियम से शुरू ही किए थे, तो इसीलिए स्कैंडियम से यदि याट्रियम का ग्राफ खींचेंगे तो याट्रियम का नीचे आता है स्कैंडियम का, इस बात को याद रखना। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये सेकेंड से शुरू ही किए हैं, इसी वजह से ऐसा, मतलब स्कैंडियम और याट्रियम छोड़ दिया गया है वहां पर। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दो कि याट्रियम का आयनाइजेशन एनर्जी 616 है अगर, तो नेक्स्ट 674 हो जाता है किसका, जिरकोनियम का। ये याट्रियम का है तो जिरकोनियम का 674, उसके बाद 664, मतलब थोड़ा सा कम हो गया नायोबियम का। नायोबियम के बाद मॉलिब्डेनम का 685, तो थोड़ा सा बढ़ गया नायोबियम का, है ना। उसके बाद आप लोग देखो मॉलिब्डेनम का हो गया 664 था, फिर 685 था, ये 664 हम लोग नायोबियम का ऐसे, और यहां पर रख देते हैं किसका, मॉलिब्डेनम का। फिर टेक्नीशियम का और ज्यादा हो गया, दिखा, टेक्नीशियम का और ज्यादा हो गया। और टेक्नीशियम के बाद फिर से रुथेनियम का 711, और थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद 720 किसका, रोडियम का 720 RH, और उसके बाद प्लैटिनम का 804, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है 804, और उसके बाद 731 सिल्वर का एकदम फटाक से गिर गया, सिल्वर का बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होता था, यही ना एक्सेप्शनल हुआ। और फिर कैडमियम का 876 जो कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा है। तो याद भी कर सकते हैं इस पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, वो कैडमियम का होगा। और सिल्वर का जो होता है वो एक्सेप्शनली सबसे कम नहीं, सबसे कम तो याट्रियम का होगा, लेकिन सिल्वर का एक्सेप्शनली अगल बगल से बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो सिमिलरली वही वैल्यू आप लोग 4D सीरीज और 5D सीरीज के लिए भी देख सकते हैं ना। लेकिन 5D सीरीज में एक स्पेशल बात ये होता है कि 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी, ये जो दिख रहा है ये 5D सीरीज का ग्राफ है, तो 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होता है किससे, 3D और 4D से। सामान्य रूप से देखो कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, सामान्य रूप से किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो इस हिसाब से 3D सीरीज सबसे ऊपर है, फिर 4D सीरीज उसके नीचे होता है, फिर 5D सीरीज उसके नीचे होता है ना। यहाँ पर सीरीज 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 लिख देते हैं हम। तो 3D 4D और 5D सीरीज में अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर गौर करो 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो एक्सेप्शनल बात है ना, 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हो जाता है, जो दिख भी रहा होगा। तो चूंकि 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पर सवाल आता है ऐसा क्यों। तो इसका जवाब होता है कि 5D सीरीज में चूंकि 4f ऑर्बिटल आ जाता है, 5D सीरीज में कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है बच्चों,
4f ऑर्बिटल 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो वहां पर अचानक से f ऑर्बिटल आया था। और f ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्टिव होता है कि इनइफेक्टिव शिल्डिंग होता है? तो इनइफेक्टिव शिल्डिंग होगा। किसके द्वारा? तो f ऑर्बिटल के द्वारा जो शिल्डिंग होता है वो इफेक्टिव है या फिर इनइफेक्टिव है? इनइफेक्टिव शिल्डिंग है। और जैसे इनइफेक्टिव शिल्डिंग होगा f ऑर्बिटल का तो बताओ तो न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस को अच्छे से ढका नहीं है f ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियस जैसे एक्सपोज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने लगेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, ड्यू टू व्हिच आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका? तो 5d सीरीज एलिमेंट का एक्सेप्शनली हाई होता है। क्लियर है? तो 5d सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई क्यों हो गया? और वैल्यूज को अगर देखो तो वो यहां पर लिख रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी 5d सीरीज में किसका होता है, तो लैंथेनम का होता है। और उसके बाद अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। लैंथेनम का 541 है और उसके बाद 700 के करीब हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि लैंथेनम में f ऑर्बिटल नहीं होता है। लैंथेनम के बाद जैसे आप लोग हाफनियम में आओगे तो वहां अचानक से 4f ऑर्बिटल आया था। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है ज़ीनॉन 6s1 6s2 और 5d1, 4f0 होता है वहां पर। लेकिन जस्ट उसके बाद वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ज़ीनॉन 6s2 5d2 और 4f14 अचानक से आ गया। और बाकी सब में भी 4f14 होता है। तो वो जो बाकी सब में f ऑर्बिटल अचानक से आया तो f ऑर्बिटल का इनइफेक्टिव शिल्डिंग होगा, जिस वजह से न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा हो जाता है। कहां? लैंथेनम को छोड़कर बाकी सबों में, है ना। तो ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब साथ ही साथ इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी तो हो गया किसका? लैंथेनम का। और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अगर पूछा जाए तो वो मरकरी को होता है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि मरकरी के बाद किसका स्थान आता है, तो याद रखना है इरिडियम का। मरकरी के बाद सबसे स्थान जो है वो किसका आता है, तो याद रखना है इरिडियम का, जो कि यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा। मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा मरकरी का, मरकरी के बाद इरिडियम, तब गोल्ड आता है, प्लैटिनम। और गोल्ड प्लैटिनम का एक्सेप्शनली लो होता है। इवन पूछा जाएगा कि प्लैटिनम जो होता है इनर्ट मेटल होता है, क्या इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, गोल्ड से ज्यादा की कम? तो ये आप लोग याद रख सकते हो, गोल्ड से कम आयनाइजेशन एनर्जी प्लैटिनम का होता है, इवन अगल बगल से भी कम होता है। और डीप कहां पर एक गया? रेनियम में। तो रेनियम वाला भी आप लोग याद रख सकते हो। तो ये सब क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन। तो ये सारी बातें जो थी ये बेसिक बातें थी किन चीजों को लेकर? आयनाइजेशन एनर्जी और ट्रांजिशन मेटल को लेकर, ठीक है ना। तो ये टेबल वेबल जो है आप लोग ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लेकर। ये ग्राफ वगैरह को तो फेयर कॉपी में चला ही जाएगा, इस ग्राफ को अच्छे से आप लोग रख लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बात पर, और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो आयनाइजेशन एनर्जी का होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल हम लोगों को अलग टॉपिक के रूप में पढ़ना है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल का डिपेंड करता है किस बात पर? तो ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जीज के वैल्यूज के सम पर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ any particular transition matter depends upon the values values of ionization energy या sum of values of ionization energy। या sum of values of ionization energy क्या होता है? जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जैसे कि कोई मेटल है, गैसियस आइसोलेटेड मेटल, तो उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालें, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसी में से ये M+ जो बना है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो M2+ बन जाएगा। तो इस दौरान जितना एनर्जी खर्च होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और M2+ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बन जाएगा क्या? M3+।
और इस दौरान जितना एनर्जी खर्च होता है दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, या इसी तरह फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन को सक्सेसिवली मतलब एक एक करके जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो इस दौरान जितना एनर्जी खर्च होता है उसे ही हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी या 1 यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये आयनाइजेशन एनर्जी 3 यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इन तीनों में किसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा? तो याद रखना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमेशा बढ़ते जाता है, और इसमें कोई केमिस्ट्री का एक्सेप्शन नहीं होता है। यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना ही है, 110%। तो अब बात करते हैं किस चीज की? सिग्निफिकेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की। सिग्निफिकेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल का एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल निर्भर करता है सम ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पर। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल है और कोई भी ट्रांजिशन मेटल M2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर M2 प्लस कैसे बना होगा कि पहले मेटल से M प्लस बना होगा और फिर ये M प्लस से बना होगा M2 प्लस प्लस, ये ना बना होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने में आयनाइजेशन एनर्जी कितना खर्च हुआ होगा? IE1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी? आयनाइजेशन एनर्जी 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो M प्लस कट गया, तो क्या बन गया? मेटल से M2 प्लस प्लस 2, यानी कि मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन को लगातार निकालोगे तो टोटल एनर्जी कितना खर्च हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो ये दोनों एनर्जी के सम का वैल्यू जो होता है इस बात पर निर्भर करेगा, क्या चीज? M2 प्लस के स्टेबिलिटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होता है तो उस दौरान जितना भी एनर्जी का लेना देना होता है उस बात पर निर्भर करता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहां पर बताओ तो किन किन एनर्जीज के सम पर निर्भर करेगा? M4 प्लस 4 आयनाइजेशन एनर्जी होगा वहां पर। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा दैट इज फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन चारों एनर्जी के सम के वैल्यू पर निर्भर करेगा कि वो मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है या फिर कम स्टेबल है। इस बात को हम बेहतर समझा सकते हैं निकेल और प्लैटिनम के एग्जांपल के साथ। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं निकेल और प्लैटिनम, और यहाँ पर +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी के वैल्यू के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के वैल्यू की बात करें तो वो निर्भर करेगा किस बात पर? आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 के वैल्यू पर, के सम के वैल्यू पर। और यदि हम लोग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसको मिटा देते हैं, ये लाइन थोड़ा बीच में ले आते हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है, अब सही लग रहा है। और ये यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3 और प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4 के वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। किसके लिए? एक बार फॉर निकेल और एक बार फॉर प्लैटिनम। ये लिख रहे हैं निकेल के लिए, और एक बार किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों? एक बार हम लोग लिख रहे हैं यही वैल्यू किसके लिए? तो प्लैटिनम के लिए। लाइन को सीधा खींच लेते हैं, ये वैल्यू हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं? प्लैटिनम के लिए। तो फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो क्या होगा? निकेल से Ni2 प्लस 2E बना होगा। और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं Ni2 प्लस की। इसी तरह प्लैटिनम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा होगा तो प्लैटिनम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा Pt2 प्लस और +2E, और यहां पर ये प्लैटिनम 2 प्लस के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर निकेल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किस तरह से? तो Ni4 प्लस 4E, ठीक है ना। तो ये जो होता है Ni4 प्लस हो गया। और सिमिलरली अगर प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा प्लैटिनम, तो प्लैटिनम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Pt4 प्लस और +4E, यहां पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 का जो वैल्यू होता है निकेल के लिए, वो वैल्यू होता है 2.49 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। और प्लैटिनम के लिए वही वैल्यू होता है 2.66
इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। आप लोग समझ रहे हो ना कि निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोगों को इतना एनर्जी खर्च होगा और प्लैटिनम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोगों को इतना एनर्जी खर्च होगा। इसी तरह से निकेल से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर रहेगा, निकेल से 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालेंगे तो वहां पर जो एनर्जी खर्च होगा दैट इज 11.29 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। और सिमिलरली प्लैटिनम से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 8.36 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो खर्च होगा। अब हम लोग मेन बात पर आते हैं। मेन बात क्या है, सिर्फ इस फिगर को ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं कि अगर निकेल 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, किस किस में, Na2+ और Na4+। सिमिलरली प्लैटिनम भी 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, Pt2+ और Pt4+। तुमसे अगर पूछा जाए कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में निकेल ज्यादा स्टेबल होगा, +2 में कि +4 में, तो कंपेयर करो किन 2 वैल्यूज को, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वैल्यू को आप लोग कंपेयर करो। तो इस कंपैरिजन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि प्लैटिनम का 1 और 2 फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे, निकेल से। प्लैटिनम का फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो होता है ज्यादा होता है, इस वजह से प्लैटिनम 2+ लेस स्टेबल होगा, क्योंकि प्लैटिनम 2+ बनाने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है, जो कि दिख भी रहा। प्लैटिनम 2+ बनाने में चूंकि ज्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है, इस वजह से प्लैटिनम 2+ ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इस वजह से प्लैटिनम 2+ इज लेस स्टेबल देन Na2+, ठीक है ना। यानी कि निकेल उल्टा लिख दिए, यहां पर लिख दिए हम उल्टा, प्लैटिनम 2+ जो है लेस स्टेबल होगा किससे, Na2+ से, ठीक है। तो यहाँ पे Na2+ मोर स्टेबल होगा, यानी कि निकेल जो होगा प्लैटिनम के रिस्पेक्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा रहने का टेंडेंसी शो करता है। और यहां पर अगर इन 2 वैल्यू को देखो, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के वैल्यू को हम लोग देखें, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के वैल्यू को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर निकेल वाला वैल्यू बहुत ज्यादा है 11.29 और प्लैटिनम वाला वैल्यू बहुत कम है, यानी कि प्लैटिनम को से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान होगा विद रिस्पेक्ट टू निकेल, जिस वजह से प्लैटिनम जो होता है, गड़बड़ हो जाता है बार बार, प्लैटिनम जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आराम से रहेगा, यानी कि प्लैटिनम 4+। आयनाइजेशन एनर्जी चूंकि प्लैटिनम का कम है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में, इसलिए प्लैटिनम 4+ इजिली बनेगा, जिस वजह से प्लैटिनम 4+ निकेल 4+ से ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि अब हम लोग प्लैटिनम की बात करें तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, तो आप लोग जवाब दोगे कि प्लैटिनम सामान्य तौर पर प्लैटिनम 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। प्लैटिनम 4+ इज मच मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 2+, इसलिए प्लैटिनम जो होता है 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, जिसका कि एग्जांपल भी है जैसे K2 PtF6 है ना, PtF6। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहां पर प्लैटिनम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और पूछा जाएगा कि क्या निकेल इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, तो आप लोग जवाब दोगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम लोग निकेल की बात करें तो निकेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो निकेल में भी वही बात होता है, वहां पर निकेल 2+ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, निकेल 4+, यानी कि निकेल जो होता है सामान्य तौर पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा बजाय कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इस तरह का कंपाउंड जो होता है निकेल बनाता है कि नहीं, +4 वाला नहीं, निकेल सामान्य तौर पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है। इस बात को मन में नहीं बिठा लेना कि प्लैटिनम सिर्फ +4 में रहता है, निकेल सिर्फ +2 में रहता है, ऐसा नहीं। कि यहां पर ये वाला बात तो सही है कि निकेल के लिए ये वाला स्थिति सही है, प्लैटिनम के लिए ये वाला स्थिति सही है, लेकिन प्लैटिनम +2 में भी हो सकता है, +4 में भी हो सकता है, लेकिन +4 वाला मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। निकेल +4 में भी हो सकता है, +2 में भी हो सकता है, +2 वाला मोर स्टेबल होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि चूंकि प्लैटिनम जो है +4 में मोर स्टेबल है, तो अगर प्लैटिनम +2 में रहेगा तो वो आराम से ऑक्सीडाइज होगा प्लैटिनम 4+ में, है कि नहीं, कि ये चूंकि मोर स्टेबल है इसलिए प्लैटिनम 2+ आराम से ऑक्सीडाइज होगा +4 में। तो आप लोगों से पूछा जाए कि प्लैटिनम 2+ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि प्लैटिनम 2+ अपने आप आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, याद रखना। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें निकेल की, तो निकेल 4+ स्टेबल होता नहीं है, इसलिए ये आराम से इलेक्ट्रॉन लेकर Ni2+ बनाना चाहेगा। तो यहां पर निकेल Ni2+ जो होता है ये ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से होता क्या है
कि निकेल 4+ आराम से रिड्यूस होना चाहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, रिडक्शन, इस वजह से ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। आप लोगों से पूछा जाए कि प्लैटिनम 2+ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट और Na4+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सब जो था निकेल और प्लैटिनम को लेकर कुछ कुछ बात था। और ये सब है क्या, ये सब सिग्निफिकेंस है क्या चीज का, आयनाइजेशन एनर्जी का। क्या बताया था मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में, कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रहता है वो निर्भर करता है किस बात पर, कि सम ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जीज टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर ही निर्भर नहीं करता है, कि कोई भी एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि हीट ऑफ एटमाइजेशन और साथ ही साथ हाइड्रेशन एनर्जी पर भी निर्भर करता है। उसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि द स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी बट ऑल्सो अपॉन क्या, तो हाइड्रेशन एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑल्सो अपॉन हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जो कि सबसे पहले ही प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। हीट ऑफ एटोमाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी पर भी निर्भर करता है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन को डेल एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को डेल एच हाइड्रेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन का ग्राफ आप लोगों को याद होगा कि 3D सीरीज का ग्राफ कुछ इस तरह से था, 4D सीरीज का इसके ऊपर और 5D सीरीज का इससे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होता था, लेफ्ट टू राइट जाने में बीच तक बढ़ता था फिर घटने लगता था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अच्छा है, अगर नहीं ध्यान है तो पहले और सेकंड वाले लेक्चर को देख लेना, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमेशा उपलब्ध होगा या मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है क्या है कि हमने बताया कि किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हीट ऑफ एटमाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी इस बात पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक ट्रांजिशन मेटल है M, मान लेते हैं ये ट्रांजिशन मेटल M है, वो तो सॉलिड रहेगा, ट्रांजिशन मेटल सामान्य रूप से सॉलिड होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है ऑक्सीडेशन के दौरान, कि इसका सब्लिमेशन होता है, ठीक है ना। ये मेटल सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस। तो एक मोल किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने के दौरान जितना एनर्जी खर्च होता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, या फिर हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, जो कि पॉजिटिव होगा, प्लस एस लिख देते हैं, यानी कि ये इंडोथर्मिक है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एटमाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है, यानी कि एक मोल किसी भी सॉलिड को गैसियस आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करने के दौरान जो एनर्जी खर्च होता है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या होता है, इसको हम लोग स्टेप का भी नाम लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि स्टेप 1 है, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा कि ये मेटल जो है ना, इसमें से अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लेते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन निकला तो M+ हो गया, ठीक है। M+ हो गया तो यहां पर बता दो, तो इस दौरान मेटल गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो दिस इज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये भी पॉजिटिव होता है, यानी कि आयनाइजेशन का प्रक्रिया जो होता है ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। अब हम लोग स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं, और स्टेप 3 में क्या हो रहा होगा कि ये मेटल जो है M+ दिखा, M+ गैस, ये पानी में हाइड्रोलाइज हुआ होगा, और पानी में हाइड्रोलाइज होके ये M+ एक्वस हो गया होगा, और इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, और ये निगेटिव होता है, और इसको हम लोग लिख देते हैं -H, यानी कि दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हाइड्रेशन का प्रक्रिया जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। अब इन तीनों स्टेप को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो M गैस कट गया, M+ गैस कट गया, तो क्या हुआ, M सॉलिड, ये ट्रांजिशन मेटल है सॉलिड, और मान लेते हैं ये ऑक्सीडाइज हुआ M+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऐसा काम कहां होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है, और ये बन गया मान लेते हैं M+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और प्लस यहाँ गैस नहीं होगा, यहाँ पर एक्वस होगा, ठीक है ना। ये M+ क्या हो गया, एक्वस, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है आप लोगों को, है ना, और प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन।
तो यहां पर m गैस से m प्लस एक्वस जो हुआ यानी कि मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होगा दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डेल एच ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इस एनर्जी को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? डेल एच ऑक्सीडेशन। और ये डेल एच ऑक्सीडेशन जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये डेल एच ऑक्सीडेशन जो होगा ये बराबर होगा इन तीनों एनर्जी के सम के बराबर। कौन कौन सा एनर्जी? ये सब्लिमेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी और ये हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो जोड़ने के बाद आप लोगों को डेल एच ऑक्सीडेशन का वैल्यू आएगा प्लस एस प्लस आई ई और माइनस एच, यानी कि इन तीनों एनर्जी के सम पर निर्भर करा ना ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल, कि इस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्सीडेशन जो है इन सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करा क्या? नहीं, ये साथ ही साथ सब्लिमेशन एनर्जी जिसको कि हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं और हाइड्रेशन एनर्जी, इस दोनों बात पर भी निर्भर करा है। ठीक है, अब क्या होता है? अब बात होता है कि डेल एच ऑक्सीडेशन जो यहां पर हुआ यानी कि मेटल जो ऑक्सीडाइज हुआ है इट शुड बी निगेटिव। ये जो है इट शुड बी निगेटिव, ये निगेटिव होना चाहिए, इट शुड बी निगेटिव। लेकिन ये निगेटिव क्यों नहीं होता है? ये निगेटिव होता है, सॉरी इट शुड बी निगेटिव, क्योंकि डेल एच ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा निगेटिव होगा ना तो उसका मतलब है मेटल आराम से ऑक्सीडाइज होगा M प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पर अभी साथ में ही हम क्लियर कर दें कि यहां पर हम लोग M प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। M2 प्लस भी हो सकता था, M3 प्लस भी हो सकता था। अगर M2 प्लस होता है यहां पर तो यहां पर लिखते हैं IE1 प्लस IE2, आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2। यदि यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 भी लिख देते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी 4। और अगर M3 प्लस रहता तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस 2 प्लस 3 हम लोग लिखते हैं ना। तो ये सब जो बात हो गया क्या चीज के लिए? कि किस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के लिए अभी हम लोग लिखे हैं और अगर +1 की हम लोग बात करें तो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी 1 लिखे हैं, +2 रहेगा तो यहां पर इस सेकेंड स्टेप में आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 दोनों जोड़ देंगे, लेकिन सब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है डेल एच ऑक्सीडेशन इट शुड बी निगेटिव। अब बताओ तो ये कब निगेटिव होगा? जब ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू से छोटा होगा, है ना। कि इसको निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों वैल्यू मतलब S प्लस आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, है ना। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? ये शुड बी हाई, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हुआ और सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी कम हुआ तो उस परिस्थिति में डेल एच ऑक्सीडेशन निगेटिव होगा। और जैसे डेल एच ऑक्सीडेशन निगेटिव होगा यानी कि मेटल जो है आराम से किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, आराम से किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। इतना सा बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो। यानी कि कोई भी मेटल का एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर नहीं करता है बल्कि सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। वो कुछ इस तरह से। अब यहां पर देख लो कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल जो होता है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी, इंथैल्पी वगैरह वगैरह इन चीजों का क्या असर पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, इसको तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ढंग से देखेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है ना कि जैसे ये आयरन है तो आयरन के इलेक्ट्रोड को आयरन के आयन में, मतलब कि ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज Fe। ठीक है, और इसके चारों तरफ मान लेते हैं Fe2+ है, Fe2+ आयन का सॉल्यूशन है। तो अगर किसी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को उसके खुद के सॉल्यूशन में आप लोग डुबाओगे तो ऑटोमेटिकली मेटल के सरफेस पर और उसके चारों तरफ आयन में अपोजिटली चार्ज लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेटल के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाए और उसके चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज लेयर बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेटल पर पॉजिटिवली चार्ज लेयर बन जाए और उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन का सरफेस बन जाए। तो ये जो मेटल के सरफेस पर और उसके चारों तरफ जो सॉल्यूशन है इस पर जो अपोजिटली चार्ज लेयर बना, इन दोनों अपोजिटली चार्ज लेयर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन एनी मेटल इज डिप्ड in its own solution then there will form an oppositely charged layer on the surface of metal and the solution around it. The potential difference developed in between these two oppositely charged layer
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोगों को अभी उसमें नहीं जाना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, अभी हम लोग जा रहे हैं सिर्फ कि ये जो डेल एच ऑक्सीडेशन आप लोगों को यहाँ पर ये वाला चीज अभी हम लोगों ने ये इक्वेशन अभी लिखा था ना कि कैसे कैसे कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होता है। तो मेटल जब ऑक्सीडाइज हुआ तो वहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका स्टेबिलिटी किस बात पर निर्भर कर देगा, डेल एच ऑक्सीडेशन पर। यानी कि डेल एच ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा निगेटिव तो ये मेटल का वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा स्टेबल, यानी कि यहां पर लिख ही देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये किस बात पर निर्भर करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एच ऑक्सीडेशन के मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि डेल एच ऑक्सीडेशन निगेटिव होगा तो जितना ज्यादा निगेटिव होगा यानी कि मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी जो होगा उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का उतना ज्यादा होगा या उतना कम होगा, उतना ज्यादा होगा। और डेल एच ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा ना बच्चों तो ई ऑक्सीडेशन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको हम लोग बोल देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्चुअल डेफिनेशन जो बताया ना उसका इस्तेमाल वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। अब भी अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप लोग समझो तो इसको सिंपली आप लोग जानो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तुम्हारे सर बहुत स्वीट है इसीलिए मक्खी वक्खी घूम रहा है, ठीक है ना। मक्खी कहां पर घूमता है, जो स्वीट पर्सन होते हैं उसी पर। हे भगवान, नहीं नहाने पर भी ऐसा होता है क्या? ओह कोई नहीं, चलो अब मैंने नहाया है परसों ही। तो चलो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे तुम लोगों को पढ़ाने में फुर्सत कहाँ मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक इसी में लगे रहते हैं। तो नहाएंगे क्या, हम प्रायोरिटी देते हैं मेरा बच्चा लोग जो है वो ज्यादा अच्छा करे, अच्छा डेवलप करे। गधा से डाउनलोड मार देते हैं, गधा से। तो चलो जो भी करना है करो। डूबो बोलता है कि सर आपको पता चल जाता है क्या कि कौन कौन डाउनलोड किया है। अरे पागल सब, तुम अपने ईमेल आईडी से डाउनलोड करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन कौन ईमेल आईडी वाला डाउनलोड किया। कुछ कुछ बच्चा तो दिमाग लगाता है, अलग अलग ईमेल आईडी बनाया है और उस ईमेल आईडी से डाउनलोड करता है कि सर को पता ही नहीं चले कि ये ईमेल आईडी किसका है। अरे पता क्या करना है, हम चाहें तो अभी ब्लॉक मार देंगे, डाउनलोडिंग का ऑप्शन ही हटा देंगे। लेकिन ये हम इसलिए रखें ना कि थोड़ा बहुत मेरा भी प्रचार हो जाए कि दूसरा तीसरा बच्चा जो यूट्यूब पर है वो डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ा मेरा प्रचार हो जाएगा ना। लेकिन तुम लोग ऐसा गलत काम नहीं करो कि डाउनलोड गलत काम नहीं है, डाउनलोड करने से कोई नुकसान नहीं है, हमको कोई नुकसान नहीं है। दरअसल तुमको ये नुकसान हो जाता है ना कि अभी जैसे ऑनलाइन क्लास होता है 11:30 में, तो वहां पर क्या डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग मिस कर सकते हो कि अरे अभी नहीं, मन नहीं कर रहा है 11:30 में, हम 2 बजे देखेंगे, 3 बजे देखेंगे, परसों देखेंगे, 1 महीने के बाद देखेंगे। डाउनलोड करने के बाद वही दुर्भावना या निगेटिव फीलिंग आप लोगों के मन में जन्म देता है। डाउनलोड है मतलब है, मटेरियल जमा है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में कभी नहीं होता। ऑलरेडी जुलाई का महीना आ गया है, ऑलरेडी हम खुद पीछे महसूस कर रहे हैं सामान्य दिनों से। तो तुम लोग और तो जो करना है करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज फेल वेल हो जाना, फेल हो गए दोबारा से कस्टमर बढ़ेगा। अरे मेरे पास नहीं आओगे, मेरे बिरादरी में कहीं ना कहीं जाओगे ना तो और टीचर का जो फेल होगा वो मेरे पास आएगा, तो बच्चा बढ़ेगा ना, बिजनेस जो है ग्रो करेगा। ठीक है, आप लोग एकदम जो करना है वो करो और फेल वेल हो। तो चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्चुअल डेफिनेशन तो वो बताया कि किसी भी मेटल को अगर उसी के सॉल्यूशन में डुबाओगे तो जो अपोजिटली चार्ज लेयर बनेगा उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसका कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है, उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल क्या है कि अगर आप लोगों को कहीं ई ऑक्सीडेशन नजर आ जाए तो आप लोग समझना टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। और ई ऑक्सीडेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो इक्वेशन है ना यहाँ पर दिखा, ये वाला इक्वेशन की बात करें, मेटल्स जो ऑक्सीडाइज हो गया M+ में, तो इसको हम लोग ई ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं या फिर ई, ध्यान से देखना, ई M से M+ बना है ना, ऑक्सीडाइज हुआ मतलब क्या, M से M+ बना तो उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। या फिर अगर ई रिडक्शन बोले यानी कि इसी रिएक्शन को उल्टा कर लिखते हैं, उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो ई रिडक्शन लिखना रहेगा, तो ई रिडक्शन और ई M+ से M हो जाएगा, रिएक्शन उल्टा होगा तो M+ से M हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं ऐसे भी, लिख सकते हैं ऐसे भी। अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े हो तो इसलिए ये अजीब सा लग रहा होगा। और अगर यहाँ पर नॉट का साइन लगा दिए इस तरह से, नॉट 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 नॉट, ठीक है ना, तो नॉट का साइन लगा दिए तो ये हो गया
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और सॉल्यूशन जो था ना वो 1 m कंसंट्रेशन का रहना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करा गया है तो उसी को हम स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं, है ना। तो चलो हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा ये है कि कोई भी मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होता है, कोई भी मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एच ऑक्सीडेशन पर निर्भर करता है। डेल एच ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और डेल एच ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो ई ऑक्सीडेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इस बात को याद रखना कि ई ऑक्सीडेशन जो होता है, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, ई ऑक्सीडेशन जो होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ ई रिडक्शन, यानी कि ई ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो ई रिडक्शन कम होगा। ये सब ऐसे बता रहे हैं कि ई नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन मान लो कोई चीज का है माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है ना, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन उसी का क्या हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। ये सब छोटे छोटे बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना, इसलिए ये सब छोटे छोटे बात बताना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोगों को कहीं मिल जाए ई नॉट Cu से Cu2 प्लस, तो Cu से Cu2 प्लस मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, इसका वैल्यू है मान लो माइनस 0.34 वोल्ट। तो ई नॉट Cu2 प्लस से Cu मतलब उल्टा दिए, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऊपर वाला जो है ऑक्सीडेशन, नीचे वाला रिडक्शन, ये हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। इस बात को भी याद रखना। और ई नॉट ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन बढ़ेगा मतलब टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज बढ़ेगा, और ई नॉट रिडक्शन बढ़ेगा, माइनस साइन को छोड़कर बहुत बात कर रहे हैं। ई नॉट रिडक्शन अगर बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू रिड्यूस बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि दो मेटल है, यहाँ पर एक मेटल है ए, एक मेटल है बी। ए अगर ऑक्सीडाइज हुआ मान लेते हैं A2 प्लस प्लस 2E, और बी मेटल ऑक्सीडाइज हुआ B2 प्लस प्लस 2E, तो इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन जो होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन को इस तरह से लिख सकते हैं A से A2 प्लस, और इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन को लिख सकते हैं B से B2 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू है मान लेते हैं प्लस 0.55 वोल्ट, और इसका है प्लस 1.39 वोल्ट। तो बताओ तो किसका वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो एलिमेंट में ज्यादा टेंडेंसी होगा ऑक्सीडाइज होने का, ठीक है ना। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो ए और बी है इन दोनों में कौन ज्यादा आराम से ऑक्सीडाइज होगा, तो चूंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बी का ज्यादा है, इस वजह से बी हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तो सीधी सी बात है, यहां अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खुद से लिख सकते हो, तो A2 प्लस से A बराबर माइनस 0.55 वोल्ट, और AB2 प्लस से B तो इसका वैल्यू माइनस 1.39 वोल्ट, क्योंकि उल्टा देते हैं। तो अब बता दो कि अगर ये नहीं दिया हुआ रहता, इसको मिटा ही देते, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो नहीं दिया रहता आप लोगों को क्वेश्चन में ना सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ रहता, और उससे पूछता कि इन दोनों में किसमें ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का, तो वहां पर उल्टा हो जाता, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कम। तो देखो तो यहाँ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसलिए ये वैल्यू ज्यादा होगा किससे, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। ए का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, तो ए का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ए ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, लेकिन ये रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन का है, तो मतलब ए कम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। ए ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा तो ए कम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो उस आधार पर भी किसमें ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो बी में ज्यादा होगा। तो ये छोटा छोटा बात हम अभी आप लोगों को बताएं। दरअसल शुरू में ही, लेक्चर के शुरुआत में ही आप लोगों को मैंने बोला था ना कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला लेक्चर है ये बहुत बड़ा होगा, इवन 2 से 3 घंटे का होगा। तो 1 घंटा आज मैंने पढ़ाया लगभग, और इसी का जस्ट अगला पार्ट जो कि अभी के अभी है, इसके साथ नहीं देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसमें कोई इंट्रोडक्शन और बेसिक बात नहीं बताने जा रहे हैं। सोच के हम बना रहे हैं वीडियो को 2 हिस्से में इसलिए बांटे हैं कि थोड़ा मेरा कंप्यूटर बर्दाश्त कर ले और आप लोगों का दिमाग भी बर्दाश्त कर ले। अदरवाइज ये 2-2.5 घंटे का वीडियो है तो 3 घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए अगला लेक्चर में जस्ट इसी के बाद वाला हिस्सा हम लोग जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, बिना नमस्ते सलाम भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी नमस्ते मार देते हैं। ओके बाय बाय, जल्दी आ जाओ सेकंड वाले।